हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चंस जो आएंगे इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे आपके। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली और समझ लिया टॉपिक्स को तो आई गारंटी कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो अच्छे से पूरी वीडियो को देखना। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप मेट्रो में नहीं मेट्रो में हो तो वीडियो देखकर चले जाओ अच्छे से, अगर आपको याद रहेगा तो। ठीक है, और अगर मेट्रो में नहीं हो तो कोशिश करो कि आप एक बार कहीं ना कहीं से रीड कर लो ताकि आप बड़े आंसर्स बना के लिख पाओ। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने गोल को इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अचीव करते हैं। हमारा कोई एक पर्टिकुलर गोल होता है, उसे हम इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अचीव करते हैं। ठीक है, ये आप डेफिनेशन बना के लिख सकते हो। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, मैनेजमेंट के जो प्रोसेस होते हैं ना, मतलब मैनेजमेंट करने के जो प्रोसेस होते हैं उन सबको कंबाइन करके, जैसे प्लानिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस को जब आप कंबाइन, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, तो आप ऐसा कर सकते हो, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। ठीक है, उसके बाद आपको चीज़ें ऐड करनी है। तो डेफिनेशन आप इजीली बना सकते हो। मेन बात है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को नीचे डिफाइन करोगे। डेफिनेशन तो लिख दोगे। इट इन्वॉल्व्स decision making, coordination of activities and directing personnel to ensure organizational objectives are met। ठीक है, तो इसके अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो डिसीजंस लिए जाते हैं। कोऑर्डिनेट किया जाता है अलग अलग, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ के बीच में, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग पर्सनल के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाई जाती है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है इन्हीं से समझेंगे। डायरेक्टिंग मतलब जो काम जिस बंदे को आता है, मतलब जिस काम में जो बंदा एक्सपर्ट है उसको वो काम एलोकेट किया जाए, वो काम उसे दिया जाना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके। मैनेजमेंट फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। पहला फाइनेंशियल, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने जो इन्वेस्टमेंट की होती है, पैसा लगाया होता है। दूसरा ह्यूमन, यानी जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उनके स्टाफ्स होते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। और फिजिकल रिसोर्सेज यानी जो भी मशीन्स होते हैं या जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट इस चीज़ पे फोकस करता है कि पूरी तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके तीनों रिसोर्सेज का। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब कम से कम मिनिमम वेस्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इनसे प्रोडक्टिविटी की मतलब एक्सपेक्टेशन करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करना। ठीक है, वाइल मेंटेनिंग एडेप्टेबिलिटी टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई। व्हाट आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप्स, ये क्या होते हैं। बिजनेस ऑनरशिप्स आपने पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर। सबसे पहले आ जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक ही बंदा ऑन भी करता है और एक ही बंदा मतलब मैनेज भी करता है। सारी चीज़ें एक बंदा करता है। आपने देखा होगा आपकी गली में कई सारे ऐसे दुकान होंगे जहाँ पर सिर्फ एक अंकल बैठते होंगे और वो दुकान उन्हीं की है, वही काम करते हैं, वही खोलते हैं दुकान, वही झाड़ू लगाते हैं, जो भी करना होता है, प्रॉफिट भी वही रखते हैं। इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कल को उनके उनके बिजनेस के ऊपर लोन है या किसी की चीज़ के ऊपर लोन है, ठीक है, तो उस समय पे क्या होगा कि उनकी दुकान तो जाएगी ही। मान लो उन पे 5 करोड़ का लोन है, ठीक है, तो उनकी दुकान की जो वैल्यू है मान लो 4 करोड़ है, तो ये जो बचे हुए 1 करोड़ है ना, वो उनके अपने पर्सनल घर से जाएगा। यानी पर्सनल घर से वो टीवी ले जा सकते हैं, कुछ भी आपके पर्सनल एसेट्स को निकाला जाएगा। पार्टनरशिप फॉर्म ऑन बाय 2 और मोर इंडिविजुअल्स हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लायबिलिटीज। जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के साथ प्रॉफिट एंड लायबिलिटी शेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेशन अ सेपरेट लीगल एंटिटी ऑन्ड बाय अ शेयर होल्डर्स, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और यहाँ पर देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। इसका मतलब अगर मान लो इनके एक ये बंदे हो गए, ये कोई बंदा हो गया, ठीक है, जिसका नाम राम है और ये दुकान है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा, इन दोनों को एक माना जाएगा। ठीक है, इन दोनों को एक माना जाएगा, यानी अगर मैंने इनकी दुकान से उधार लिए हैं पैसे तो मीन्स ऐसा माना जाएगा कि मैंने इन्हीं से लिए हैं। लेकिन जैसे एग्जाम्पल एक और ले लेते, मान लो कोई कोर्ट में केस हो जाता है, ठीक है, तो कोर्ट में केस होता है तो इनके बिजनेस के नाम पे, इनके दुकान के नाम पे होता है, तो क्या इनकी बस दुकान बंद हो जाएगी गिल्ट फील मतलब पाए जाने पे? नहीं, ये भी जेल में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट नहीं है। लेकिन कॉरपोरेशन में क्या होता है कि ये अपने
शेयर होल्डर से सेपरेट होती है। कल को कुछ लीगल केस होता है या कुछ भी होता है कंपनी के खिलाफ, कंपनी के मतलब सिर्फ कंपनी के नाम पर, तो उस समय पर कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ना कि शेयर होल्डर्स के। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे लोग एक कंपनी को चला रहे होते हैं और उन्हें हम कहते हैं, कई कई सारे इसमें ऑनर हो सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं शेयर होल्डर, जो शेयर्स खरीद लेते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी LLC कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। देखो यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं, जो भी बेनिफिट्स हमें पार्टनरशिप को दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, या भी जो भी रूल के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को बेनिफिट्स मिलते हैं और जो भी बेनिफिट्स कॉर्पोरेशन को मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट को कौन एंजॉय करता है? LLC वाले, यानी जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ओपन करते हैं वो एंजॉय करते हैं। तो ऐसी कंपनीज को लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहते हैं। इसमें देखो लाइबिलिटी जो है यहाँ पर लिमिटेड है, लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। कॉर्पोरेशन में भी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, याद रखना, कॉर्पोरेशन में भी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। इसका मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो शेयर होल्डर्स होंगे, अगर मान लो कंपनी कल को डूब जाती है और कंपनी पे 250 करोड़ का कर्जा था, कंपनी कल को डूब जाती है और जो कर्जा था वो सिर्फ 200 करोड़ का उतर पाया, तो क्या 50 करोड़ के लिए आप शेयर होल्डर्स को पकड़ोगे? नहीं, इनके पर्सनल एसेट्स नहीं जाएंगे। कोऑपरेटिव ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। देखो कोऑपरेट सोसाइटी या कोऑपरेटिव मतलब ग्रुप कह सकते हैं। जब होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग मिलकर एक मतलब मिलते हैं, वहाँ पर अपना पैसा लगाते हैं, बिजनेस करते हैं और जो भी पैसा आता है उसे आपस में बांट लेते हैं। अमूल, अमूल का नाम सुना होगा, वो भी पहले एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ही थी। उसमें क्या होता है, और अभी भी है, मतलब उसमें क्या होता है, अलग अलग जगह के किसान जो होते हैं वो आते थे, अपना दूध मतलब रखते थे एक जगह पे, इकट्ठा करते थे और फिर उसे एक अच्छा ब्रांड बना के लोगों के सामने दिखाते थे और उसे बेच देते थे, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के होते हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्रिक एंड मोटर, क्लिक एंड ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस फॉर्मेट्स, इनके बीच में डिफरेंस। ब्रिक एंड मोटर ट्रेडिशनल बिजनेसेस विद फिजिकल स्टोर्स, सुपरमार्केट्स। देखो ब्रिक एंड मोटर, इसमें आपको क्लिक नाम मतलब कहीं भी क्लिक आपको नहीं दिख रहा है, तो क्लिक का मतलब ऑनलाइन, पहली बात तो ये समझो, क्लिक का मतलब ऑनलाइन, और ब्रिक आपको दिखे, ब्रिक का मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, बस वर्ड के मतलब बता रहा हूँ। क्लिक का अगर आपसे देखें मतलब तो ऑनलाइन, और ब्रिक का मतलब ऑफलाइन, ठीक है। तो ब्रिक एंड मोटर यानी इसमें क्लिक नहीं है, इसका मतलब ऐसे स्टोर्स होते हैं, ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, जो कि जिनके सिर्फ फिजिकल स्टोर्स ही हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ना इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, ना इनका वेबसाइट है, कुछ भी ऐसा नहीं है। क्लिक ओनली ऑनलाइन ओनली बिजनेसेस, जो सिर्फ ऑनलाइन ही चलते हैं, ठीक है, जो सिर्फ ऑनलाइन ही पूरी तरीके से ऑपरेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लिक बिजनेसेस फॉर्मेट, क्लिक बिजनेस फॉर्मेट, जो कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसे बिजनेसेस। ब्रिक एंड क्लिक, ब्रिक एंड क्लिक होता है कि इनका फिजिकल स्टोर भी है और इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है। काफ़ी सारे वेबसाइट होते हैं, काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे वॉलमार्ट देख लो, ठीक है, जैसे आप डोमिनोज देख सकते हो, वहाँ पर वो ऑनलाइन भी ऑपरेट करते हैं और ऑफलाइन भी उनके कई सारे स्टोर्स हैं, ठीक है। डिफाइन आउटसोर्सिंग, एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। It is the practice of delegating certain businesses process to external agencies to reduce cost and focus on more core activities। देखो होता क्या है कि अगर मेरी एक कंपनी है, मुझे कोर एक्टिविटीज़ यानी ज़्यादा मतलब जो ज़रूरी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन पे ध्यान देना है, थोड़े थोड़े जो नेगलेक्ट कर देने वाली चीज़ें हैं उन पे कम ध्यान देना है और पैसा कम लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, मान लो आपने देखा होगा मेरे जो कस्टमर केयर होंगे, मतलब जो कस्टमर जो मेरे कॉल करेंगे कस्टमर सर्विस पे, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बंदे रखने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे जगह इकट्ठा करनी पड़ेगी, कुर्सियाँ लानी पड़ेंगी, लैपटॉप्स लाने पड़ेंगे, तो उसमें कई ज़्यादा मेरा पैसा चला जाएगा, ठीक है, कई ज़्यादा कॉस्ट मेरा लग जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, कस्टमर सर्विस के मतलब सर्विस के लिए मैं एक BPO हायर करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक BPO हायर करूँगा, उनसे बोलूँगा कि आप मेरे मतलब मेरे प्रति, मतलब कह सकते हैं कि मैं बनकर, ठीक है, मैं मतलब कस्टमर को ऐसा लगे कि मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो BPO से कहेगा कि आप ना मेरे कॉल्स है वो अटेंड करो, ठीक है, सारे कॉल्स अटेंड करो, सारे क्वेरीज उनके सॉल्व करो, उसके बदले में हम आपको मंथली पे करेंगे, मतलब पर 1000 कॉल पे 1000 रुपये या जो भी पे करेंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग, जब हम अपने बिजनेस के किसी प्रोसेस को एक्सटर्नल एजेंसीज को दे देते हैं ताकि हम कोर एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे सकें। इट्स सिग्निफिकेंस इंक्लूड्स कॉस्ट इफिशियंसी, ठीक है। सबसे पहली बात कॉस्ट इफिशियंसी, इसमें कॉस्ट कम लगता है, ठीक है।
अगर आप एक पॉइंट को लिखना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, 2 3 ठीक है, चार पॉइंट लिखे, इन चारों पॉइंट्स को आपको ऐसे नहीं लिखना है। पहले एक पॉइंट लिखो, उसे एक्सप्लेन करो 3 लाइन में, फिर दूसरा लिखो 3 लाइन में, बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, पक्का नाम मार्क्स मिलेंगे। एक्सेस टू एक्सपर्टीज, ठीक है। अब मान लो अगर आप बंदे बुलाओगे, ठीक है, और उन्हें ट्रेनिंग दोगे या फिर जो भी है उन्हें ट्रेनिंग दोगे, सिखाओगे, और अगर मान लो उन्हें आता भी हो, एक्सपर्ट होगा, तो आपको तो उस फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं है ना, तो आप कैसे पता करोगे कि वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट बीपीओ वाले क्या है, बीपीओ वाले उसमें कई सालों से हैं, तो वो अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इनहैंस्ड फोकस स्ट्रेटेजिक गोल्स, ठीक है, जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उन पे हम फोकस कर सकते हैं, कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन आईटी सेक्टर में ज़्यादा यूज़ होता है, कस्टमर सर्विस मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। तो ऐसे इस मतलब ये जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। व्हाट आर द लेयर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट पहली बात क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है ऐसे या कोई सा भी फैक्टर्स, ऐसी कोई सी भी चीज़ जहाँ, पहली बात तो जहाँ बिजनेस ऑपरेट हो रहा हो, ठीक है, वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा हो, वो सारे फैक्टर्स जो कि बिजनेस के कंट्रोल के आउटसाइड हो, मतलब उनके कंट्रोल के बाहर हो, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक एम्प्लॉयज एंड कल्चर, ठीक है। ये इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब जो कंपनी के अंदर होता है, ठीक है, फैक्टर्स जो भी कंपनी के अंदर है, जैसे एम्प्लॉयज हो गया, कल्चर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरीज हो गई, ठीक है। माइक्रो एनवायरनमेंट इमीडिएट एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कस्टमर्स, सप्लायर्स। ये एक तरीके से आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कह सकते हो, जिसमें सारा जो इनके ऊपर होता है ना, इनके ऊपर फर्म का कंट्रोल नहीं होता है। एम्प्लॉयज एंड कल्चर के ऊपर तो हो जाएगा, लेकिन इनके ऊपर नहीं होगा। कस्टमर के ऊपर आप कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, बल्कि उनके अकॉर्डिंग हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। मैक्रो एनवायरनमेंट ब्रॉडर एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस। देखो अब होता क्या है, इंटरनल तो पढ़ लिया आपने, अब एक्सटर्नल में दो तरीके के बांट दिए गए हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो, ठीक है। माइक्रो का मतलब हो गया कि ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ये जिन पे थोड़ा बहुत आपसे इनका कनेक्शन होता है, थोड़ा बहुत आप अपने अकॉर्डिंग इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बातचीत कर सकते हो, ठीक है, इनकी क्वेरीज निपटा सकते हो या इनको कुछ सजेशन दे सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो। लेकिन जो मैक्रो होते हैं उन पे आप किसी तरीके का कोई दबाव नहीं डाल सकते। पॉलिटिकल फोर्सेस, अगर मोदी जी ने कल को कह दिया कि भाई यूपीआई जो है वो बंद हो जाएगा, तो क्या आप उनसे लड़ने जाओगे कि हाँ क्यों बंद हो रहा है, मेरा बिजनेस का घाटा हो जाएगा? इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते उसमें। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Ethics and social responsibility ensure fair practices, build trust with stakeholders, enhance the organization's reputation. देखो ethics और social responsibility जो होती है, मतलब टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स एवरीबडी, ठीक है, आपके बिजनेस के साथ जो भी जुड़ा हुआ है उनके प्रति एक एथिकल वे में काम करना, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना, ठीक है, यही चीज़ आती है। और इसमें फेयर प्रैक्टिसेस होती हैं, किसी तरीके के माल प्रैक्टिसेस आप नहीं करें, तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज होती है। एथिकल कंडक्ट फोस्टर्स एम्प्लॉय लॉयल्टी, ठीक है, एम्प्लॉय लॉयल्टी को मतलब एम्प्लॉय लॉयल्टी से इंक्रीज होती है, वाइल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूट्स टू कम्युनिटी वेलफेयर, प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अब होता क्या है कि अगर आप एथिकली सारी चीज़ों को कंडक्ट करते हो, ठीक है, अपनी कंपनी के अंदर एथिकल बिहेवियर रखते हो, एथिकल नेचर रखते हो, एथिकल कल्चर रखते हो, तो उससे क्या होगा, अंदर के जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके अंदर लॉयल्टी आएगी, मोटिवेशन रहेगा हमेशा, ठीक है, काम करने का कोई प्रेशर नहीं होगा, स्ट्रेस में नहीं जिएंगे वो। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करते हो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इसका मतलब क्या है, आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो। अब सोसाइटी क्या है, देश में है, तो जाहिर सी बात है हमारी कम्युनिटी की, हमारी सोसाइटी की, हमारे देश की वेलफेयर तो इंक्रीज हो ही रही है। प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, अब आपकी जो रेपुटेशन है वो सोसाइटी के बीच में इंक्रीज है, तो जाहिर सी बात है आप लॉन्ग टर्म मतलब सर्वाइव करोगे। एंटरप्रेन्योरशिप, डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट? It is the process of identifying opportunities, organizing resources and assuming risk to create value, ठीक है। It contributes to economic development by fostering innovation, generating employment, enhancing GDP, ठीक है, जो भी है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, मार्केट में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और पैसा कमा सके,
ठीक है, दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉब्लम ही सॉल्व करने लग जाओगे तो आप कहलाओगे सोशल वर्कर, ठीक है। और अगर आप पैसे ही कमाने लग जाओगे तो फिर आप मतलब ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो आपको दोनों चीज़ ध्यान रखनी है, लोगों का वेलफेयर भी, लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और पैसे भी आए, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उनको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपना एक पर्टिकुलर गोल सेट अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। और उस बंदे को कौन क्या कहते हैं जो ये परफॉर्म करता है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे, इनोवेशन। अब नई चीज़ों को लाता है ये। मान लो पेटीएम या फ़ोन पे जो सबसे पहली बार जो निकला होगा, मतलब सबसे पहली बार जो इंडिया में आया होगा, उन्होंने एक तरीके का इनोवेशन ही तो इंट्रोड्यूस किया है इंडिया के अंदर। पहले तो कैशलेस इकोनॉमी थी ही नहीं, लेकिन कैशलेस फिर एक रेवोल्यूशन आया और कैशलेस इकोनॉमी आई, ठीक है। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, अब जाहिर सी बात है, मैं अगर कल को खड़ा होता हूँ और बोलता हूँ कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो जाहिर मुझे उसमें बंदे लगेंगे, और बंदे लगेंगे मैं उन्हें काम दूंगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एनहांसिंग जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनोवेशन बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रही है तो जीडीपी भी बढ़ेगा। इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हो, 4 पॉइंट है, 4 को अच्छे से तरीके से लिख दोगे, हो जाएगा। हाईलाइट चैलेंजेस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू एमएसएमई इन इंडिया, ठीक है। चैलेंजेस इंक्लूड लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिशन एंड रेगुलेटरी बर्डन्स। अब होता क्या है, देखो, एमएसएमई का मतलब होता है मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। जो भी हमारे देश के अंदर स्टार्टअप्स होते हैं जो अभी अभी मतलब ओपन हुए रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए चैलेंजेस क्या है, ठीक है, इंडिया में उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है रिलेटेड टू एमएसएमई। तो देखो, चैलेंजेस में इंक्लूड होते हैं क्रेडिट। क्यों, क्रेडिट का मतलब क्या है, अब वो नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें पैसे चाहिए होगी, फंडिंग चाहिए होगी, कहाँ से मिलेगा फंडिंग, और फंडिंग चाहिए होगी, इसका मतलब वो एक तरीके से क्रेडिट ही तो हो गई उनके लिए, ठीक है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ये भी एक तरीके की चैलेंज हो सकती है कि वो क्या पता आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करे। क्यों, क्योंकि जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उनके लिए तो बहुत पैसा लगता है। कंपटीशन, देखो, अगर मैं चाहूँ, मैं अगर जाता हूँ मार्केट के अंदर और बोलता हूँ मेरे को पिज़्ज़ा का एक स्टार्टअप करता है, तो आप भी समझ सकते हो कितना मार्केट में कंपटीशन है। लोग डोमिनोज के लिए, लोग पिज़्ज़ा हट के लिए पागल हुए पड़े। तो उस समय पे मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरा बिजनेस जो है चल जाए, तो ये भी एक चैलेंज है। रेगुलेटरी बर्डन्स, रेगुलेटरी बर्डन्स का मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं जो इन सबको रेगुलेट करती हैं, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसी तरीके की कोई पॉलिसीज़ वायलेट ना हो, या एंड ऑल एवरीथिंग, मतलब कि पॉलिसीज़ वायलेट ना हो और हम किसी का कानून ना तोड़े, सीधी बात है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाइक द आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, इनिशिएटिव, मुद्रा लोन्स, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, ये कुछ फाइनेंस मतलब प्रोग्राम्स है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए, याद रखना, लिखने में काम आएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है इन्हें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, मतलब इनको सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई जिनसे ये बिजनेस अच्छी तरीके से कर सके। स्किल डेवलपमेंट, स्किल भी प्रोवाइड किया गया ताकि मतलब कई सारे बिजनेसमैन को लाकर ऐसा लिख सकते हो आप कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई थी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, जो भी है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स एंड डिटरमाइनिंग एक्शन टू अचीव देम, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपको गोल्स तो डिटरमाइन करने ही है, आपको गोल एक सेट करना है कि कौन सा गोल ऐसा है, मतलब किस तरीके से मैं गोल को अचीव करूँगा, साथ ही साथ कौन से ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे, कौन से ऐसे करेक्टिव एक्शंस, कौन से ऐसे एक्शंस लूँ जिससे वो गोल ईजिली अचीव हो जाए कम से कम एफर्ट्स के साथ, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी की बात करूँ, फोकस ऑन ओवरऑल डायरेक्शन, डाइवर्सिफिकेशन, ये जो है पूरी तरीके से हर डायरेक्शन के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। जैसे मान लो डाइवर्सिफिकेशन ही है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग विद इन ए स्पेसिफिक मार्केट। अब होता क्या है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी का मतलब है हर डायरेक्शन का मतलब कि आप बिजनेस मार्केट में, मतलब मार्केट में किस तरह के कंपटीशन है, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, और हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं, हमारे सप्लायर्स कैसे हैं, कस्टमर्स कैसे, इन सब चीज़ों पे भी स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, ठीक है। और बिजनेस लेवल में होता है ये सिर्फ देखता है कि धंधा कैसा चल रहा है बिजनेस का, ठीक है, मेन बात उसके पैसों से है। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। मान लो कोई बड़ी शादी है,
आपके घर में कोई बड़ी शादी है, ठीक है, और आप लोग हो 4 लोग हो, ठीक है, आपके पापा मतलब आपके पापा के आप 4 बेटे हो। तो शादी के पहले क्या होता है, शादी के पहले जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपको काम बांट देते हैं, वो आपको काम बांट देते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। आप तो आपके पापा ने क्या किया, आपको एक एक सारा काम दे दिया कि भाई तू कैटरिंग का संभालेगा, भाई तू मतलब टेंट वेंट का संभालेगा, तू साउंड का संभालेगा और तू रिश्तेदारों को देखेगा। तो सबको बांट दिया। अब जितने भी काम इन्होंने आगे बढ़ाए हैं, जितने भी इनको दिए, उनके पावर्स भी दिए होंगे। जाहिर सी बात है, जहाँ जिम्मेदारी होती है वहीं पावर दिया जाता है उस काम को करने के लिए। तो उस समय पे क्या होगा, जो पावर है वो किसी एक बंदे के हाथ में नहीं है अब, है ना। पावर तो क्या हुआ, पावर तो बट गई, पावर तो बट गई ताकि ये लोग अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो इस चीज को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम कंपनी में अपने मतलब किसी एक लेवल पे ना रख के पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अथॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें अमॉन्ग मतलब कह सकते हैं कि जो सीनियर्स जूनियर्स, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट, सॉरी सबऑर्डिनेट वहाँ पे टर्म यूज़ किया गया, जूनियर्स यूज़ मत करना, सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस वेरियस लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, अब सेंट्रलाइजेशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो फिर सेंट्रलाइजेशन क्या होगा कि कोई ऐसा जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली आपने देखा होगा, आपके कई सारे फैमिली में जॉइंट फैमिली होंगे। जॉइंट फैमिली में एक कोई बड़ा बुजुर्ग है, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, बड़े पापा हो सकते हैं, जो भी है, जिस बंदे की बात सब मानते हैं, ठीक है, जिस बंदे की बात सब मानते हैं, इसका मतलब पावर उसके हाथ में ही है, उस बंदे के हाथ में ही पावर है। वो जो बंदा बोलेगा तो वो करेंगे सब। अब ऐसा तो नहीं है कि दादाजी बोल देंगे कि आपसे कि आज के बाद बेटा तू ही ले डिसीजन, ऐसा तो नहीं होगा। पावर उनके हाथ में ही रहेगी। तो इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, जब पावर एक लेवल तक ही सीमित हो। मैट्रिक्स एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कंबाइंस फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर्स प्रोमोटिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोलैबोरेशन। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें फंक्शनल बेसिस पर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया हो, स्ट्रक्चर को मतलब वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग। जैसे फंक्शनल में आपको एग्जांपल दूँ कि कोई बंदा मतलब कोई डिपार्टमेंट है ऐसा जो सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस कर रहा है, जो सिर्फ सेल्स को देख रहा है, दूसरा है जो कि मतलब सिर्फ मार्केटिंग देख रहा है, तीसरा है जो कि सिर्फ एचआर देख रहा है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट मैंने क्रिएट किए, जिनका फंक्शन के बेसिस पर मैंने इनको डाइवर्सिफाई कर दिया, उनको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड भी हो सकता है। प्रोजेक्ट बेस्ड का मतलब ये भाई ए जो प्रोजेक्ट है वो तू संभालेगा, ये बी जो है वो तू डिपार्टमेंट संभालेगा। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। वर्चुअल ऑपरेट थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन विद द जियोग्राफिकली डाइवर्स टीम्स। होता क्या है कि कई बार आपने देखा होगा, मान लो आपको एक वेबसाइट बनानी आती है, आपको एक वेबसाइट बनानी आती है, तो आप क्या करोगे, आप अपने घर से लोगों को, बिजनेसेस को वेबसाइट बना कर दोगे अपने घर से। आपको क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, तो वैसे ही आप देते गए और इस तरीके से आपके पास आ गया पैसा। अब आप क्या करोगे, आप वर्क फ्रॉम होम के लिए बंदों को जोड़ोगे, सारे बंदों को आपने जोड़ा, सारे बंदों को अपने साथ लिया, ठीक है। और जब आप बंदों को साथ लोगे तो उस समय पे वो भी यही करेंगे, वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे, ठीक है। अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोने से, तो आपसे किस तरीके से कनेक्ट होंगे, जाहिर सी बात है डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे, आपसे वीडियो कॉल्स पे कनेक्ट होंगे। तो ये होता है वर्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। मास्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स, ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन इन मोटिवेशन। मोटिवेशन एक अच्छा टॉपिक है जो कि आ सकता है, आएगा ही आएगा, ठीक है। इट आउटलाइंस 5 लेवल्स ऑफ ह्यूमन नीड्स, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये कुछ 5 तरीके के लेवल्स हैं जो कि हमें मास्लो थ्योरी बताता है। इन मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशंस फुल दीज नीड्स थ्रू सैलरीज, जॉब सिक्योरिटी एंड टीम वर्क, रिकॉग्निशन एंड करियर ग्रोथ। मोटिवेशन के अंदर क्या होता है, हम कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हो गए ये हमारे नीड्स हैं, ये जो मैं आपको सर्कल कर रहा हूँ ये हमारे नीड्स हो गए, ठीक है। 5 लेवल पे हमारे नीड्स होते हैं। 12th में पढ़ा होगा ऐसा कुछ करके, मतलब ट्रायंगुलर अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इन सारे नीड्स को फुलफिल करता है सैलरी के थ्रू, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करके, ठीक है, टीम वर्क करके, मतलब टीम वर्क अच्छी तरीके से लोगों से कोऑर्डिनेट करके, मतलब उसको स्ट्रेस फील ना हो, रिकॉग्निशन एंड करियर ग्रोथ, ठीक है।
ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप किस तरीके से अलग है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप से? ट्रांसफॉर्मेशन इट इंस्पायर्स and motivates employees to exceed expectation by focusing on vision and innovation. Transactional leadership emphasizes routine tasks and rewards based on performance. अब देखो होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होता है, इसमें ना हम इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो अच्छी तरीके से नए नए क्रिएटिविटी को लाकर अपना परफॉर्मेंस दिखा सके। ठीक है, वो उससे एक एक्सपेक्टेशन इंक्रीज, मतलब एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन पे काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों पे काम करे, विज़न पे काम करे। ठीक है, तो फिर उनको सैलरी भी उस हिसाब से दी जाती है ना, सैलरी भी उस हिसाब से दी जाती है, उनके जो मतलब करियर है वो भी उस हिसाब से इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, अगर मान लो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, अगर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, उनमें एक एम्प्लॉय काम करते हैं, वेबसाइट बनाता है, मान लो ये बंदा वेबसाइट बनाता है, तो कंपनी का ओनर उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखेगा कि ये मेरे को सजेशन दे, वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है, ये नए नए क्रिएटिविटी लाए, ये नई नई चीज़ें मेरे को सजेस्ट करे, यही तो एक्सपेक्टेशन रखेगा। ठीक है, ट्रांजैक्शनल क्या होते हैं, अब आपने कॉल सेंटर पे सुना होगा, कॉल सेंटर पे अगर आप काम करते होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एक रूटीन टास्क होते हैं, वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी कोई काम नहीं करने वाली, वहाँ पर आपको बोला गया है जो करने का, आप दिन रात वही किए जा रहे हो, और फिर आपको इंसेंटिव मिलता है, जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पर रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग ये होता है, सीधी सीधी बात है, आपने जो अभी तक कर लिया, जो भी मैनेजमेंट में जितने भी प्रोसेस परफॉर्म कर लिए हैं, कंट्रोलिंग क्या करेगा, पीछे जाके देखेगा कि किसी तरीके से कोई गड़बड़, हमारा जो रिजल्ट है वो मिसमैच क्यों हो रहा है। ठीक है, कंट्रोलिंग इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर अचीव्ड बाय मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, ये देखता है, ये इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस को देखकर और उनके, और अगर परफॉर्म मान लो नहीं हुए तो फिर करेक्टिव एक्शन लेता है। इट अलाइंस एक्चुअल आउटकम्स विद प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, मतलब है ऑब्जेक्टिव, फिर अगर मान लो डेविएशन होगा, डेविएशन का मतलब अंतर आ जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। अगर मान लो अगर मैं ये कहूँ कि हमारे 100 यूनिट बनने चाहिए थे लेकिन बन गए 80, तो ये जो 20 आया, 20 कह सकते हैं 20 का डेविएशन आया, तो कंट्रोलिंग फिर इस चीज़ को देखेगा, कंट्रोलिंग फिर इस चीज़ को सही करने की कोशिश करेगा। व्हाट मैनेजमेंट लेसन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द भगवत गीता? भगवत गीता, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, रामायण और भगवत गीता से कौन सा मैनेजमेंट लेसन्स आप सीखते हो? ठीक है, तो देखो ये चीज़ जो है, ये बुक की पढ़ाई चीज़ ने, मतलब भले ही बुक में दी हो वो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि भगवत गीता में मैनेजमेंट के क्या लेसन्स है, किस तरीके, रामायण के क्या लेसन्स है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो मान लो रामायण के, तो रामायण में आप साफ साफ लिख सकते हो प्लानिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, कई सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया गया था। जैसे जब हमने राम सेतु पुल के बारे में सुना था, राम सेतु पुल को बनाया जा रहा था, तो वहाँ पर क्या आपको लगता है कि पत्थर कहाँ से लाए होंगे? जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइज किया होगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, और लीडरशिप कह सकते हैं, मोटिवेशन, ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो हमें रामायण के अंदर दिख रही। तो 4-5 पॉइंट तो ऐसे ही दिख गए, तो आप लिख दोगे 5 पॉइंट, बहुत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ 6 सिग्मा एंड इट्स रोल इन इम्प्रूविंग बिजनेस प्रोसेसेस। 6 Sigma is a data-driven methodology for eliminating defects and improving processes. 6 Sigma जो एक ऐसा डाटा ड्रिवन मेथड है जो कि एलिमिनेट करता है डिफेक्ट्स को, ठीक है, और इम्प्रूव करता है प्रोसेस को। इट एनहांसेस एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट, इंश्योर्स क्वालिटी बाय यूजिंग टूल्स लाइक DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। ठीक है, तो 6 सिग्मा बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ। 6 सिग्मा एक मेथड की तरह है, ठीक है, एक डाटा ड्रिवन मेथड की तरह है, जो कि एलिमिनेट करता है सारे डिफेक्ट्स को, सारे डिविजन्स को, सारी चीज़ों को, और इम्प्रूव करता है प्रोसेसेस को। जो भी हम प्रोसेस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनको इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, इंश्योर करता है कि सारे ये जो प्रोडक्ट हैं, जो भी हम सर्विसेज प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी क्वालिटी बढ़िया रहे। ठीक है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लिव्स टुडे। ठीक है, डिस्कस modern organization influence every aspect of life by providing good services, employment and innovations। ठीक है, मतलब ये हर तरीके से लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको भी पता होगा ये बात कि अगर आजकल के ज़माने में जितने तरीके की चीज़ें, सर्विसेज और
प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, आप उनके बिना रह ही नहीं सकते, आप उन उसके साथ साथ अट्रैक्ट होते जाओगे, फिर आप उसे क्या कहोगे, फिर उसके लिए आप पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो, पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दोगे, इसका मतलब आप काम करोगे, काम करना स्टार्ट कर दो, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं लाइफ को। दे ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, देखा, एड्रेसेस सोशल चैलेंजेस, ठीक है, सोशल चैलेंजेस भी होते हैं, क्रिएट इंटरकनेक्टेड ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है। फ्रेंचाइजिंग क्या होती है और इसके एडवांटेज क्या है, फ्रेंचाइजर को क्या है और फ्रेंचाइजी को क्या है। फ्रेंचाइजी, पहले फ्रेंचाइज होता क्या है मैं समझाता हूँ। अगर मान लो एक बड़ी कंपनी है मुंबई में, बड़ी कंपनी है मुंबई में, तो मैं जाऊँगा इसके पास और बोलूँगा कि आपके ही नाम से, मान लो इसका नाम है अमन, मान लो कंपनी का नाम है, ये बैट बनाती है कंपनी, मैं कहूँगा आपके ही नाम से मैं दिल्ली में एक स्टोर खोलना चाहता हूँ जिसका नाम अमन ही होगा, पूरी तरीके से ब्रांडिंग आपकी होगी, स्टोर में पैसा बस मेरा लगा होगा, मटेरियल सारा पूरा आपका ही होगा, आप अपने मटेरियल्स मेरे पास सेंड करना, उसी स्टोर से फिर बेचेंगे। तो ये होती है फ्रेंचाइजी, ठीक है। अब ये जो हो गए, जो दे रहे हैं फ्रेंचाइजी, ये फ्रेंचाइजर हो गए, और मैं जो ले रहा हूँ फ्रेंचाइजी, ये फ्रेंचाइजी हो गया, ठीक है। तो हमें ये भी बताना है कि इसको क्या फ़ायदा होता है और ये भी बताना है इसको क्या एडवांटेजेस होते हैं। फ्रेंचाइजिंग इज अ बिजनेस मॉडल वेयर द फ्रेंचाइजर ग्रांट्स राइट टू द फ्रेंचाइजीज टू ऑपरेट अंडर हिज ब्रांड। तो उसमें क्या होता है, फ्रेंचाइजी को राइट्स देता है, अधिकार दे देता है कि हाँ भाई मेरे ब्रांड के अंदर, मेरे ब्रांड का नाम यूज़ करके तू यहाँ पर बिजनेस कर सकता है, ठीक है। एडवांटेज टू द फ्रेंचाइजर, रैपिड एक्सपेंशन। फ्रेंचाइजर के लिए क्या फ़ायदा है इसमें कि उसका जो बिज़नेस है वो रैपिडली एक्सपेंड हो रहा है। अगर वो खुद जाता वहाँ पे स्टोर खरीदता, एम्प्लॉय रखता, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था या इन्वेस्टमेंट लग सकती थी। रेवेन्यू शेयरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो भी शेयर करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। जो भी आपका रेवेन्यू शेयर, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो रेवेन्यू मुंबई से आ रही थी, अब कहाँ से आएगी, दिल्ली से भी आएगी, तो एक रेवेन्यू शेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। एडवांटेजेस टू फ्रेंचाइजी, इनके लिए क्या, स्टेबलाइज्ड ब्रांड, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केटिंग में, क्यों, क्योंकि पहले से ब्रांड स्टेबलाइज है। तो आप अच्छा अपना स्टोर खोलो अच्छी लोकेशन पर और बिजनेस करना स्टार्ट कर सकते हो। ऑपरेशनल सपोर्ट, ठीक है, आपको ऑपरेशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। अगर आप खुद का ब्रांड ओपन करते तो काफ़ी ज़्यादा झंझट आपको पालने पड़ते। बिजनेस एथिक्स एंड एक्सप्लेन इज सिग्निफिकेंस, ये हम ऊपर देख चुके हैं। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन टेम्पररी प्रोजेक्ट्स एंड विद द रिसोर्सेज डेडिकेटेड सोली टू देम। ये क्या करते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मान लो इनके पास छोटे छोटे जो एजेंसी हो गए, उनके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो फिर उसी पे फोकस करते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरा प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट तो बदलते रहते हैं। तो जब जो काम जो प्रोजेक्ट प्रायोरिटी पे रहता है उस पर फोकस करते हैं, फिर चेंज हो जाता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, कंबाइंड फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड, ये ऊपर बता चुका हूँ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन ड्राइव्स इंडिविजुअल्स टू अचीव गोल्स। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि इंडिविजुअल्स को पुश करता है, ड्राइव करता है, और उसे मतलब ये कह सकते हैं कि उसे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट रखता है, ठीक है। तो थ्योरी एक्स क्या कहती है, मतलब MC ग्रेयर्स की थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन क्या कहती है। एक्स क्या कहती है, एज्यूम्स एम्प्लॉयज़ आर लेजी एंड रिक्वायर कंट्रोल, ठीक है। ये एज्यूम करके चलो कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेजी हैं, ठीक है। अगर आप पहले से ये मानकर चलोगे कि आपके एम्प्लॉयज़ लेजी हैं, तो इसका मतलब आपके दिमाग में भी ये चीज़ बैठी होगी कि हाँ यार मेरे एम्प्लॉय लेजी हैं, इनको कंट्रोल की ज़रूरत है। और जब आप कंट्रोल की ज़रूरत है उनको इस तरीके से ट्रीट करने लग जाओगे, तो वहाँ पर वो भी देखेंगे कि हमें गाइडेंस मिल रहा है बार बार। अब ज़्यादा टॉक्सिक नहीं, यहाँ पे ये कहने का मतलब नहीं कि उनके पीछे पड़ना, ठीक है, आपको बस एज्यूम करके चलना है। थ्योरी वाई क्या कहती है, एज्यूम्स एम्प्लॉय आज सेल्फ मोटिवेटेड एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मतलब थ्योरी एक्स के वाई कहती है कि पहले ये मोटिवेट एज्यूम कर लो कि आपके एम्प्लॉय जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड है, पहले से ही मोटिवेटेड है, अब वो चाहते हैं कि मैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुक करूँ, मतलब मैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, ठीक है। लीडरशिप क्या होता है, इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड अदर्स। अगर आपके अंदर एबिलिटी है ये करने, अगले बंदे को इन्फ्लुएंस करने की, गाइड करने की, उसे थोड़ा अपने हिसाब से चलाने की, तो वो लीडरशिप होता है। इंक्लूड होता है टाइप्स इसमें, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेस इज फेयर है। सेंट्रलाइज डिसीजन पावर, इसमें जो पावर होती है पूरी तरीके से सेंट्रलाइज होती है, सब आपके अंडर काम करते हैं। इंक्लूसिव डिसीजन पावर, ठीक है, कहने का मतलब ये है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ
कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड्स। पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है। अब पहले मैं अगर मान लो लास्ट गोल अगर मेरा अचीव हुआ है, तो अभी मेरा गोल अचीव हुआ है, तो मैं एक स्टैंडर्ड सेट कर लूँगा पहले से ही, ठीक है, कि मेरा 100 यूनिट आनी चाहिए। 100 यूनिट मेरे 100 यूनिट मेरे आज इस साल में प्रोड्यूस होने चाहिए। मेजरिंग परफॉर्मेंस, फिर मैं मेज़र करूँगा परफॉर्मेंस को कि किस तरह ये प्रोसेस है, किस तरीके से कितना मेरा यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड्स, 80 हुए हैं, अब मैं इससे और इससे कंपेयर करूंगा, और अगर मुझे डेविएशन देखने को मिला जो कि यहाँ पे मिल रहा है 20 यूनिट का, तो फिर मैं टेकिंग करेक्टिव एक्शन, फिर मैं उस हिसाब से अपना एक्शंस लूंगा उस चीज़ को ठीक करने के। इट इंश्योर्स एफिशिएंसी एंड गोल अलाइनमेंट, ठीक है। ये अच्छी तरीके से इंश्योर करता है कि जो मेरे गोल्स हैं अचीव होंगे, क्या डेविएशन रह गए, क्या गलतियाँ हो गई, उसे हम कंट्रोलिंग कहते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है और क्यों मैनेजमेंट का एसेंस माना जाता है, मतलब जरूरी माना जाता है। देखो हर जगह पे, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपका सामने वाले आपके कलीग के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है तो किस तरीके से आप सर्वाइव कर जाओगे, ठीक है। ये आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर आप कोऑर्डिनेशन बैठा के उसके साथ काम करते हो, सारी एक्टिविटीज़ में आपके लोगों के कोऑर्डिनेशन है, तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ टीम वर्क देखने को मिलेगा और आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। इट अलाइंस एक्टिविटीज़ अक्रॉस डिपार्टमेंट्स टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। ये क्या होता है कि जितने भी एफर्ट्स आप लगा रहे हो, ठीक है, जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स लगाते ही हैं, तो अगर उनके एफर्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट ना करके अलग अलग डायरेक्शंस में जाए तो फिर कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इनके जो एफर्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेट करके एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीट हो सके, मतलब अचीव हो सके। इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एज इट इंटीग्रेट्स ऑल फंक्शंस फॉर अचीविंग कॉमन गोल्स। सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करता है ये, सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा, मिडिल या लोअर लेवल, सारे मैनेजमेंट की, सारे एम्प्लॉयज़ की एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ई कॉमर्स क्या होती है? ई कॉमर्स होता है सेलिंग गुड्स, मतलब गुड्स और सर्विसेज जब हम ऑनलाइन सेल करते हैं या खरीदते हैं उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। सिक्योरिटी इशूज़, डाटा ब्रीचेज, मतलब डाटा वहाँ पे चोरी हो सकते हैं, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकिंग, ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो ई कॉमर्स बिजनेसेस में हो सकते हैं। 1% कंपनी इज owned बाई अ सिंगल इंडिविजुअल विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। इट इज़ नॉट सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप अलग चीज़ हो गई, उसमें आपकी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, वहाँ पर आपके पर्सनल एसेट्स को भी सेल किया जा सकता है अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का डेट है तो। लेकिन वन पर ओपीसी क्या होता है? ओपीसी का मतलब है बंदा तो सिंगल ही ऑन कर रहा है, ठीक है, बंदा तो सिंगल ही है उस कंपनी का ऑनर, लेकिन उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। क्या कहने का मतलब, अगर उसके बिजनेस के ऊपर किसी प्रकार का लोन है, अगर उसके बिजनेस के ऊपर किसी प्रकार का कर्जा है, तो भाई मेरे बिजनेस का कंपनी बेच दो, कंपनी के एक एक ईंट को बेच दो, लेकिन तो मेरे घर नहीं आ सकते, मेरे घर के सामान नहीं उठा सकते। इट कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या बेनिफिट है? सिंगल ऑनर है, प्रॉफिट भी वही रखेगा, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड इंश्योरिंग बेटर कंप्लायंस एंड कंटिन्यूटी, और लिमिटेड लाइबिलिटी है इसकी तो और मजे है, ठीक है। डिफाइन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ मतलब लिमिटेड लिमिट्स हैं जो आप पढ़ लेना कि माइक्रो में क्या होता है, या तो 25 इन्वेस्टमेंट जो है वो 25 लाख से ज़्यादा हो या तो इक्वल हो, ठीक है, और टर्नओवर जो है आपका 5 करोड़ से ज़्यादा हो या तो इक्वल हो, ठीक है, 5 करोड़ तो क्या तो इक्वल हो इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से कुछ पढ़ लेना आप, मतलब ये जो ये दिए हुए हैं स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इलस्ट्रेट डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब अब देखो मैं आपको फंक्शनल और डिविजनल दोनों बता देता हूँ। एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है वो फंक्शनल बेसिस पर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है। फंक्शनल का मतलब सारे डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ एचआर के बंदे होंगे, इसके अंदर सिर्फ मार्केटिंग के बंदे होंगे, एक नया ये है, इसके अंदर सिर्फ सेल्स के बंदे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट्स के अलग अलग वो है, क्या है, फंक्शनल है। और डिविजनल का मतलब होता है ये करते हैं प्रोडक्ट बेसिस पर, ठीक है। प्रोडक्ट बेसिस पर मान लो जैसे अमूल हो गया ना, अमूल दूध भी बनाता है, दही भी बनाता है, मक्खन भी बनाता है, तो ये क्या बनाएगा, ये डिपार्टमेंट सिर्फ दूध पे ध्यान देगा, ये डिपार्टमेंट सिर्फ दही पे ध्यान देगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। और मेरिट्स आप पढ़ लेना, स्पेशलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी और डुप्लीकेशन, हाई कॉस्ट, डीमेरिट्स हो गए इसके। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस बताना है। डिफाइन हायरार्की एंड रोल्स। फॉर्मल और इनफॉर्मल, यार फॉर्मल आपको अपने कलीग्स के साथ अच्छे से पेश आना है, ठीक है। मान लो अगर आप जैसे आप एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि
कुछ आपके टीचर्स होंगे, ऐसे ट्यूशन टीचर होंगे जिनके साथ आप स्कूल में कैसा बिहेव करते हो, बिल्कुल फॉर्मल सर 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 करते रहते हो, ठीक है। या एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो आपका भैया, आपका खुद का भैया कल को पढ़ाने जाए स्कूल के अंदर, तो आप वहाँ पर उसके साथ कैसा बिहेव करोगे? जाहिर सी बात है सर सर करके बिहेव करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल वहाँ पे इन्वायरमेंट है, ठीक है। सर सर करके बोलोगे, वहाँ पे भैया भैया नहीं स्टार्ट हो जाओगे। लेकिन फिर वही भैया घर पे आएंगे तो उनको इनफॉर्मल तरीके से बोलेंगे, अनऑफिशियल रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्क, ठीक है। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, ये ठीक है, ये क्वेश्चन सच आ सकता है। एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड। अब कैसे? प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग होता है अभी जहाँ पर हम हैं और हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं, ठीक है, उसकी पूरी प्लानिंग, मतलब किस तरीके से हम इस गैप को मतलब कम कर सकते हैं, अभी जहाँ पर हैं हम और जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं उसके बीच के गैप को, ठीक है। तो हुआ क्या? प्लानिंग किस चीज़ के लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं, है ना। मुझे आईएएस बनना है, कब बनूंगा? अभी तो बन नहीं जाऊंगा, पास्ट में जाके टाइम मशीन से तो बनूंगा नहीं। जाहिर सी बात है मेरे को फ्यूचर में बनना है आईएएस, तो प्लानिंग किस चीज़ के लिए हो रही है? फ्यूचर के लिए हो रही है। तो ठीक है, तो लुकिंग अहेड यानी प्लानिंग आगे की ओर देखता है। और कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मैं आपको क्या बता रहा हूँ पीछे से कि इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो भी हमने गोल सेट किया था उसमें कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और क्यों आ रहा है। इसका मतलब गोल कब सेट हुआ था? पीछे सेट हुआ था, मतलब पहले ही सेट किया जा चुका था, ठीक है। और हम कौन से प्रोसेस देख रहे हैं? जो कि परफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। कौन से प्रोसेस देख रहे हैं? जो परफॉर्म किए जा चुके हैं, यानी मैं पीछे देख रहा हूँ, ठीक है। यानी मैं पीछे के प्रोसेसेस को देख रहा हूँ, पीछे के एक्टिविटीज़ को देख रहा हूँ कि वो परफॉर्म हुए हैं नहीं हुए हैं, इसलिए बैकवर्ड लुकिंग है। और ये लुकिंग अहेड है, फॉरवर्ड लुकिंग भी आ सकता है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के 30 क्वेश्चन सारे हो गए, ठीक है। 30 क्वेश्चन सारे हो गए और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इतनी देर में जितना आपने पढ़ा है उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और भी अगर कोई टॉपिक छूट रहा हो तो वो मैं देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो आई गारंटी कि आप पास हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जितनी भी वीडियोस होंगी जो इस चैनल पर अपलोड होंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। इसलिए अपने दोस्तों के पास भी जरूर से जरूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।